नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में, जहां आज हम जानेंगे देश की कुछ खास खबरें। इससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा। हर हर महादेव के जय घोष के साथ काशी से रवाना हुई वंदे भारत। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। तेज प्रताप यादव देंगे बीजेपी का साथ। पटना एयरपोर्ट पर हुआ खेला, जानेंगे आगे रिपोर्ट में। मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई जमीन पर गरीबों को घर सौंपे गए। लखनऊ में सीएम योगी गरजे के यूपी में माफिया अब नहीं पनपेंगे। जेएनयू फिर बोला लाल सलाम, चारों सीटें लेफ्ट के नाम। अब की बार 122 पर वार्ड, नीतीश, तेजस्वी और ओवैसी। दूसरे फेज की वोटिंग में किसका क्या रहेगा दाव, जानेंगे आगे रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंचे हुए हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पर शनिवार की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव का जयघोष किया और ट्रेन काशी से खजुराहो के लिए रवाना हो गई। लोगों ने हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया। 8 कोच वाली इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में पहले दिन 400 से ज्यादा लोगों ने सफर किया। सुबह 8:41 बजे बनारस से निकली ट्रेन शाम 4:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी। बनारस रेलवे स्टेशन पर ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री ने खुद किसी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हो। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर प्रधानमंत्री सुबह 8:16 पर पहुंचे। इसके बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 4 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें बनारस से खजुराहो जाने वाली ट्रेन को ऑफलाइन, जबकि लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे स्टेशन परिसर में आने पर स्वागत किया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर मौजूद बड़ी संख्या में लोगों ने हर हर महादेव, हर हर मोदी का जयघोष भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज की दूसरी बड़ी खबर है बिहार की सियासत से, जहां कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों भाई जो है वो आमने सामने देखने को मिले थे। वहीं अब आज जो है नई अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन को एक साथ देखा गया, जिससे नई राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। दोनों नेता अपने अपने चुनाव प्रचार से लौटकर एयरपोर्ट पर मिले थे। जब वे बात करते हुए बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और फिर सवाल पूछा कि क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है दोनों के बीच। इस पर तेज प्रताप यादव ने क्या कहा? इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं रवि किशन से पहली बार मिल रहा हूं। हम दोनों ही भगवान शिव के भक्त हैं और माथे पर टीका लगाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बीजेपी का साथ दे सकते हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन वे जरूर कहे कि जो भी बेरोजगारी खत्म करेगा मैं उसी का साथ रहूंगा। रवि किशन ने भी संकेत दिए। जब रवि किशन से पूछा गया कि क्या कुछ संभव है, यानी कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में आ सकते हैं, तो इस पर एक्टर से नेता बने सांसद ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरवाजे भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए खुले हैं जो निस्वार्थ सेवा के लिए राजनीति में है। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आरजेडी सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ परिवार में अन्याय हुआ है, तो वह यह कहकर आगे बढ़ गए कि ये चुनाव का समय है और बिहार की जनता सब समझती है। तीसरी बड़ी खबर है यूपी में माफिया के गलियारों से। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीनों पर निर्मित सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना का लोकार्पण किया था। राजधानी लखनऊ के डालीबाग स्थित एकता वन में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के 72 परिवारों को फ्लैट के आवंटन पत्र सौंपे थे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा था कि ये केवल आवास वितरण नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश जाता है कि माफिया से छीनी गई भूमि पर अब गरीबों का घर बनेगा। साथ ही उन्होंने सपा सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने डीजीपी आवास के सामने एक माफिया सरकारी भूमि पर कब्जा कर आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया जो है वो खत्म हो चुका है, पनप नहीं सकता। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थी परिवारों से भेंट की और उन्हें गृह प्रवेश का सम्मान भी दिया।
इस दौरान सीएम योगी ने नन्ही बच्चियों को दुलार किया और चॉकलेट भी बांटी। उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण भी किया और लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए 8,000 आवेदन आए थे, जिनमें से 5700 पात्र थे और पहले चरण में 72 को आवास मिले हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ने पर ये योजना और भी ज्यादा अधिक लाभकारी बन जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इन फ्लैट्स को मात्र 10.70 लाख रुपए में दिया है, जबकि इनकी बाजारी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए की है। अगली बड़ी खबर है हमेशा सुर्खियों में रहने वाली यूनिवर्सिटी यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर से लेफ्ट का दबदबा कायम रहा है। लेफ्ट के 3 छात्र संगठनों के एकजुट होने का फायदा मिला और उन्होंने चारों सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। पिछले साल जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी द्वारा जीती गई इकलौती सीट भी इस बार लेफ्ट ने छीन ली है। जेएनयू छात्र संघ की नई अध्यक्ष बनी है पीएचडी छात्रा अदिति मिश्रा। वाइस प्रेसिडेंट पद पर के गोपिका ने 1314 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है, जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट सुनील यादव ने मात्र 84 वोटों के कड़े मुकाबले में अपने नाम की है। 4 नवंबर को हुए इन चुनावों के नतीजे 6 नवंबर को जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद जेएनयू कैंपस में लेफ्ट संगठनों ने खूब जश्न मनाया। लेफ्ट और राइट के बीच हुई इस चुनावी जंग में वोटों की गिनती के दौरान काफी रोमांच बना रहा। गुरुवार रात जैसे ही जीत का ऐलान हुआ, जेएनयू कैंपस में लेफ्ट के समर्थकों ने लाल झंडे लहराए, लाल रंग से होली खेली और लाल सलाम के नारे भी लगाए। यूनाइटेड लेफ्ट पैनल से आइसा से जुड़ी पीएचडी छात्रा अदिति मिश्रा ने प्रेसिडेंट का पद जीता। उन्हें 1937 वोट मिले, जबकि एबीवीपी के विकास गुप्ता को 1488 वोट मिले। अदिति ने 449 वोटों के अंतर से जीत अपनी हासिल कर ली। आज की हमारी आखिरी खबर है बिहार विधानसभा से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता 11 नवंबर को होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की सीटों पर प्रचार की ताकत जो है अपनी झोंक दी है। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे बिहार की सीटों से लेकर चंपारण बेल्ट, मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की सीटों पर मतदान होने हैं। इस तरह पहले चरण में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की साख जो है वो दांव पर लगी थी, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी का असल इम्तिहान वो देखने को मिलेगा। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा, तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती भी है। 2020 में आपको बता दें, ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीतकर सभी को चौंका दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को अपनी वापसी के लिए ताकत भी पूरी लगानी होगी। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थी, तो महागठबंधन ने 50 सीटें जीतने में सफल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीती थी, तो 1 सीट बसपा जीतने में सफल रही थी। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी के पास 42 सीटें हैं, जबकि जेडीयू सिर्फ 20 सीटें ही जीत सकी थी। एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी की पार्टी की चारों सीटें इसी इलाके में जीती गई थी। वहीं महागठबंधन में आरजेडी ने 33 सीटें जीतने में सफल रही थी, तो कांग्रेस 11 सीट जीतकर रह गई थी। सीपीआई माले ने 5 सीटें, बसपा ने 1 सीट जीती थी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें और 1 निर्दलीय ने जीती थी। तो जो है 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को इसके नतीजे आने हैं। सभी को इंतजार रहेगा। आप देखते रहें बड़ी खबर, तब तक के लिए धन्यवाद।